नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वीमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। इस वीडियो में आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर कि वनस्पतियों की ग्रोथ सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण से काफ़ी कम होती है, धीमी होती है, उसे तेजी से करने के लिए वहां वनस्पतियों को एक कांच के घर में रखा जाता है। उसे ग्रीन हाउस का नाम दिया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर कि इस हाउस में प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं और जब सूर्य का प्रकाश इस घर के ऊपर पड़ता है तो शॉर्ट वेव इनकमिंग इंफ्रारेड सोलर रेडिएशंस जब इस घर के ऊपर पड़ते हैं तो ये कांच का जो आवरण है वो इनके लिए एक ट्रांसपेरेंट का काम करता है और ये किरणें इस घर के अंदर प्रवेश करती है और प्लांट को प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। जब यहां से टकराकर ये परावर्तित होकर ये किरणें बाहर की ओर जाने लगती है तब इनका तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ जाता है और ये लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड सोलर रेडिएशंस इस घर के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये कांच का जो आवरण है वो ओपेक की तरह काम करता है। अतः यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होने के बाद में यहीं पर परावर्तित रीडायरेक्टेड होती रहती हैं, जिससे कि इस कक्ष का तापमान बढ़ जाता है और वनस्पतियों को ग्रोथ करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार के घर को ग्रीन हाउस कहा गया है और इस प्रभाव को अर्थात आवरण के अंदर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करने की क्षमता, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता और जो लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन है उनको रीडायरेक्ट करने की जो क्षमता इस आवरण में होती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि प्रकृति में भी इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल का आवरण है उस आवरण में भी बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अर्थात सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की ओर आती है तो वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं, उनके लिए ये वायुमंडल ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है और वो किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है और जब वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल से बाहर जाना चाहती है तो इन गैसेस के कारण ये गैसेस उस सूर्य की प्रकाश की ऊष्मा को अपने में अवशोषित कर लेती है और वापस रीडायरेक्ट कर लेती है पृथ्वी की तरफ। अर्थात ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाने पाती और लगातार ये किरणें पृथ्वी की तरफ रीडायरेक्ट होती रहती हैं और वायुमंडल को गर्म करती रहती हैं। इस तरह पृथ्वी भी उस ऊष्मा को बार बार अवशोषित करती है और वायुमंडल में ये जो गैसेस हैं वो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है और इस तापमान के बढ़ने से वायुमंडल का तापमान एक लंबी अवधि में लगातार बढ़ता रहता है। इस लंबी अवधि में वायुमंडल के तापमान को बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देखिए यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत जरूरी है अर्थ के लिए। अगर ये गैसेस प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी पर नहीं पाई जाती तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, जो कि यहां पर जीवन के लिए एक मुश्किल होती और वनस्पतियां और जो बायोटिक लाइफ है वो यहां इस तापमान पर सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ा है और वो तापमान वर्तमान में लगभग एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ही उपयुक्त है यहां पर जीवन के लिए एवं वनस्पति के लिए। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो बहुत जरूरी है, लेकिन मानव जनित कारणों से इन गैसेस में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है और उस ज्यादा मात्रा में होने से कई हानिकारक दुष्प्रभाव जो पृथ्वी को अर्थात और वातावरण को झेलने पड़ रहे हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मुख्य गैसें जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं वो एक ट्रिक के द्वारा याद की जा सकती है। जैसे मीना का जलवा क्लोहाइड्रो-O, मी से मतलब मीथेन, ना से मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, का से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड,
जलवा मतलब जलवाष्प, क्लो मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोकार्बन्स, और ओ मतलब ओजोन, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। इन गैसों के बारे में अगर हम और अध्ययन करना चाहें तो यहां यह देखने योग्य बात है कि अगर एक अणु की क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक जलवाष्प का एक अणु है जो सूर्य की ऊष्मा को अपने में अधिकतम संग्रहित कर रख सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जलवाष्प को कम या ज्यादा किया जाना मानव के हाथ में नहीं है। इसका सीधा संबंध अर्थ के टेम्परेचर से है। जितना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा जलवाष्प की मात्रा होगी। उसके पश्चात दूसरी उत्तरदायी, अधिक उत्तरदायी गैस है वो मीथेन गैस है। मीथेन गैस का एक अणु है वो काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मात्रा में ऊष्मा को अपने में अवशोषित कर सकता है। लेकिन मीथेन गैस की उपलब्धता पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण से यह गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी मानी गई है। इसके पश्चात अन्य कारक गैसेस हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। यहां पर हम एक पाई चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि किस गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इस चार्ट में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस सर्वाधिक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो 65% उत्तरदायी है। उसके पश्चात मीथेन गैस 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प का 11% कॉन्ट्रीब्यूशन है, नाइट्रस ऑक्साइड 6% उत्तरदायी है और हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 1% उत्तरदायी है। तो यहां आपने देखा कि सबसे अधिक जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इन गैसेस का नेचुरली प्रोडक्शन भी होता रहता है, जैसे कि ज्वालामुखी से, फॉरेस्ट फायर से। ये प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इरप्ट होती निकलती रहती है। लेकिन वो मानव के हाथ में नहीं है। मानव ने अपने विकास के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं जिनकी वजह से इन गैसेस का निकलना है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उनमें से मुख्य कारण यहां पर दर्शित किए गए हैं, जैसा कि पावर प्लांट्स जितने भी हैं विद्युत जनरेट करने के लिए, उनमें जो ईंधन का दहन होता है उस ईंधन के दहन से 26% कंट्रीब्यूशन रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। औद्योगिक प्रक्रम, विकास के लिए उद्योग आवश्यक है, लेकिन उद्योगों के अंदर भी कई रासायनिक क्रियाएं होती रहती है तथा जो बायोफ्यूल है या हम ये कहें कि जीवाश्म फ्यूल है, ऑर्गेनिक फ्यूल है, उनका दहन होता है, करना पड़ता है औद्योगिक प्रक्रमों के तहत। तो उसके कारण से इसका कंट्रीब्यूशन 16% है। यातायात फ्यूल का कंट्रीब्यूशन 13% है। यातायात फ्यूल में हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी आदि गैसेस को मानते हैं। उसके पश्चात बायोमास दहन से 12% ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। कृषि उत्पादों से भी 11% तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। और इसके अलावा शेष अन्य कारण हैं जो कि मानव जनित कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारण है। यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि विकास के लिए उद्योगों की आवश्यकता है और हमें पता है कि 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके पश्चात उद्योगों में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो उसके पश्चात अगर हम पिछले 250 सालों में ये देखें कि मीथेन गैस का जो बढ़ोतरी है वो 250 वर्षों में 140% तक बढ़ गई है। लेकिन बावजूद इसके इसका टोटल अमाउंट है वो पृथ्वी पर वो पार्ट पर बिलियन में आता है, अर्थात बहुत कम है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन यहां पर 17% रहा है। उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि 37% तक ये गैस वायुमंडल में और अधिक बढ़ चुकी है पिछले 250 सालों में, और इसकी वृद्धि लगातार जारी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन जो है वो फ्यूल के दहन से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी पिछले 250 सालों में 16% से अधिक वायुमंडल में फैल चुका है। तो यह प्रतिशतता ये दर्शाती है कि कितनी तेजी से
इन गैसों की वायुमंडल में बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी के कारण से लगातार पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और ये औसत तापमान जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। साथियों, अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी किया है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश की है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग डेवलप हो रही है। तो हमें यहां यह देखना है कि इस पूरे टॉपिक को समझने का क्या आशा है। ग्लोबल वार्मिंग होने से प्रकृति पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ये चाहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो, अर्थात इस तरह की गैसों का उत्पादन जितना हम कम कर सकेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी और प्रकृति हमारी है वो अपने निर्धारित स्वरूप में आगे बढ़ती रहेगी। मानव जनित कारणों से कई दुष्प्रभाव बढ़े हैं, जैसे कि हम यहाँ उनको स्टडी कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या दुष्प्रभाव हुए हैं। जैसा कि पहला प्रभाव हमें दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने से पृथ्वी का एवरेज तापमान बढ़ा है, जिससे कि जो ग्लेशियर और हिमनद है उनका पिघलना शुरू हो चुका है। आपको यह जानकारी होगी कि ये जो ग्लेशियर और हिमनद हैं ये मृदु जल का स्रोत है जो कि पिघलकर समुद्र में मिलकर और हमारे उपयोग में नहीं रहने योग्य जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके पिघलने से जो द्वितीय प्रभाव है वो जनित होता है। जैसे ग्लेशियर और हिमनद लगातार पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी गई है। समुद्र का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे सभी जमीनी क्षेत्र जो कि समुद्र के किनारे कहलाते हैं वो डूबत क्षेत्र में आएंगे और वो जलमग्न हो जाएंगे। कई ऐसे द्वीप हैं जो कि समुद्र का लेवल बढ़ने के कारण से जलमग्न हो जाएंगे और वहां पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने से इस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसके पश्चात ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण से तीसरा प्रभाव हम देखते हैं, वर्षा की रचना व मात्रा में बदलाव आने लगा है, जो कि हमें दिखने भी लगा है। आजकल हम ये देख सकते हैं कि पहले के समय में वर्षा बहुत लंबे समय तक लगातार होती रहती थी ताकि उसका जो जल है वो पृथ्वी में परकोलेशन के थ्रू अंदर जा सके और उसका जल स्तर बढ़ सके। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से हम ये देखते हैं कि वर्षा में जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन कम समय के लिए हुई है। ऐसा जल जब तेजी से जब पृथ्वी पर बरसता है तो ये जल पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाता और बहकर नदी नालों से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है अथवा बाढ़ की स्थिति भी ला सकता है। तो वर्षा की रचना और मात्रा में बदलाव से अतिवृष्टि हुई है या वर्षा का समय में वर्षा नहीं होगी तो उस वक्त अनावृष्टि को झेलना पड़ेगा। इन दोनों ही कारकों से पलायन को बढ़ावा मिलता है और वहां पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो तेजी से नष्ट होने लगती है। चौथा प्रभाव जो हम देखते हैं, कृषि उपज में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब वर्षा की रचना और मात्रा में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, तो उसके कारण से हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी फसल को कब उगाना है। तो ऐसी स्थिति में कृषि की उपज में परिवर्तन देखने को मिला है और अनावृष्टि होने से उपज बर्बाद भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके पश्चात अगला बिंदु हम देखें, प्रजातियों की विलुप्ति का खतरा भी ग्लोबल वार्मिंग से तेजी से मंडराने लगा है। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि ज्यादा तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और चूंकि एवरेज तापमान में वृद्धि हो रही है तो ऐसी प्रजातियों का पृथ्वी से समूल नष्ट होना का खतरा बढ़ चुका है। इसके पश्चात व्यापारिक मार्गों में भी संशोधन देखे गए हैं। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। अतः हमारी पृथ्वी को, हमारे वायुमंडल को और हमारे जीवन को इस तरह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को समझना चाहिए और लगातार ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि इन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन
कम से कम हो सके, क्योंकि ये गैसेस जब वायुमंडल में अधिकता में होती है तो ये सूर्य की प्रकाश को और उसकी ऊष्मा को लंबे समय तक अपने में अवशोषित करके रखती है और पृथ्वी का तापमान एवं वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ाती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।